नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा कर उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि की और खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले माना जाता है। प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और सीएम धामी ने विशेषकर प्रदेश के युवा पीढ़ी से आह्वान किया है कि वे अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आएं। और इस मौके पर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही हैं। वहीं प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है और आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों से प्रदेश की सड़कों के बारे में जानकारी ली है। सीएम ने अधिकारियों से 1 महीने के अंदर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया है और बैठक में सीएम ने मानसखंड कॉरिडोर, हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर के विकास की परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए और बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के साथ प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में जानकारी ली है। साथ ही 1 महीने के अंदर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट तलब करने के निर्देश भी दिए हैं और बैठक में सीएम ने मानसखंड कॉरिडोर, हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर के विकास की परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के साथ ही प्रदेश के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं खटीमा से कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सभी विधायकों से सीजीओ के माध्यम से 10 विकास कार्यों की सूची मांगी गई है और इसी को लेकर आपको बता दें खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से 10 विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्रेषित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र से अंतर्गत जलभराव से निजात दिलाने के लिए सीवर लाइन का निर्माण, गौशाला का निर्माण, अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण समेत कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए गुहार लगाई है। तो खटीमा से खबर है जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने फसल का नुकसान भुगतना पड़ रहा है, क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सूची तैयार की है और आपको बता दें कि इस दौरान कई विकास कार्यों के लिए उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है। तीसरा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम प्राथमिकता से मांगे हर विधानसभा के, तो हमने खटीमा क्षेत्र के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं, तो हम उसकी जानकारी आपके माध्यम से खटीमा की क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। जिसमें पहला काम है खटीमा नगर पालिका के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कराने के लिए सीवर लाइन का निर्माण और दूसरा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जो है जानवरों से निजात दिलाने के लिए, एक्सीडेंटों से लोगों को बचाने के लिए गौशाला का निर्माण जो महत्वपूर्ण है। वहीं जिला अल्मोड़ा के गांव में कूड़ा निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है और जिले के विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है और स्वच्छ अभियान के तहत आपको बता दें कि ग्रामीणों को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पर आपको बता दें कि जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए पहल की जा रही है और इसमें प्रशासन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक करता हुआ भी प्रशासन नजर आ रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना तैयार की गई है और लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा गया है और अल्मोड़ा में स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने मुहिम छेड़ रखी है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कूड़ा निस्तारण को लेकर प्रशासन ने पहल छेड़ रखी है और यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना तैयार की जा रही है और जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए अल्मोड़ा वासी जो हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और आपको बता दें कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए यहां पर पहल की जा रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहां पर लोग शहर को स्वच्छ करते हुए नजर आ रहे हैं। कूड़ा निस्तारण को लेकर आपको बता दें कि यहां पर पहल की जा रही है, इसमें प्रशासन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि प्रशासन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है और लगातार अल्मोड़ा को स्वच्छ रखा जाए, इसको लेकर कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने पर मां गंगा की टोली यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। 6 महीने के लिए गंगा मां की उत्सव टोली मुखबा के मंदिर में विराजमान रहेगी। प्रदेश में गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने पर मां गंगा की डोली यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी और 6 महीने के लिए मां गंगा की उत्सव टोली मुखबा के मंदिर में विराजमान रहेगी। तो देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने पर मां गंगा की डोली यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। 6 महीने के लिए गंगा मां की उत्सव टोली मुखबा के मंदिर में विराजमान रहेगी। तो उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है और इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है और इनमें से 200 इलेक्ट्रिक बसें, 200 सीएनजी बसें और 200 डीजल की बसों के अलावा 60 ऑर्डिनरी बसें भी सरकार खरीदने जा रही है। और इस लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में इंटर स्टेट और राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में नई बसों की बड़ी खेप देखने को मिलेगी। तो देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश की बात कर ले तो यहां पर प्रदेश को 660 बसों की सौगात मिलने जा रही है और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 सीएनजी बसें, 200 इलेक्ट्रिक बसें और 200 डीजल बसों के साथ आपको बता दें कि 60 अन्य बसें भी खरीदी जाएंगी और प्रदेश में इन बसों की सौगात दी जाएगी, जिससे लोगों को आवाजाही में कोई भी परेशानी ना हो। और साथ ही आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को खरीदने का सिलसिला जारी है और इसमें बात की जाए तो यहां पर प्रदूषण रहित बसें चलाने की कवायद उत्तराखंड सरकार करती हुई नजर आ रही है और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने ये जानकारी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है और इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 200 इलेक्ट्रिक बसें और 200 सीएनजी बसें और 200 डीजल की बसों के अलावा 60 ऑर्डिनरी बसें भी सरकार खरीदने जा रही है। वो नहीं पड़ेंगे, कम नहीं पड़ेंगे। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की है और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। हम 200 इलेक्ट्रिकल बसें ला रहे हैं, 200 हम सीएनजी की बसें ला रहे हैं और 200 हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए हम साधारण बसें ला रहे हैं और 60 बसें हम निगम के पैसे से और ला रहे हैं। लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं।
3 सीटर है 45 और 2 एक। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने एक टैक्सी चालक की पिटाई कर दी और टैक्सी चालक की पिटाई से नाराज टैक्सी यूनियन ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा काटा। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र भारती ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों ने एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी चालक की डंडे से पिटाई कर दी है और टैक्सी यूनियन का आरोप है कि सीआईएसएफ के जवान पहले भी कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट बीबी गौतम ने कहा कि मामले की जांच कर टैक्सी चालक के साथ मारपीट करने वाले जवान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डोईवाला से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि टैक्सी यूनियन ने हंगामा काटा है और आपको बता दें कि सीआईएसएफ के जवान ने एक टैक्सी चालक के साथ मारपीट की थी। इसको लेकर आपको बता दें कि टैक्सी चालक नाराज नजर आ रहे हैं और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान ने एक टैक्सी चालक की पिटाई कर दी थी। टैक्सी चालक की पिटाई से नाराज टैक्सी यूनियन ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा काटा। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र भारती ने कहा कि सीआईएसएफ के जवान ने एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी चालक की डंडे से पिटाई कर दी। टैक्सी यूनियन का आरोप है कि सीआईएसएफ के जवान पहले भी कई बार इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट बीबी गौतम ने कहा कि मामले की जांच कर टैक्सी चालक के साथ मारपीट करने वाले जवान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डोईवाला से खबर है, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से टैक्सी चालकों का हंगामा देखने को मिला है और यहां पर सीआईएसएफ के जवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। यहाँ पे ना प्राइवेट नंबर की गाड़ी डीएल नंबर थी, तो उससे हमारा आदमी रोकने की कोशिश करी और हमने ये पहले भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले भी उठाया किस्सा उठाया कि प्राइवेट जो गाड़ियां चल रही हैं एयरपोर्ट से बिल्कुल धड़ल्ले से बिजनेस कर रही हैं, तो हमारे आदमी ने रोकने की कोशिश करी तो रोका। तो सीआईएसएफ वाले क्या करते हैं कि हमारे आदमी से ही बदतमीजी करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी माँ का ऐसा कर देंगे, जैसा भी बताएंगे तुम्हारी माँ का ऐसा कर देंगे, तुम्हारी बहन का ऐसा कर देंगे। और सीआईएसएफ वाले हमेशा बदतमीजी करते हैं, स्थानीय आदमी से बदतमीजी करते हैं, जबकि स्थानीय पुलिस हमारी बहुत अच्छी पुलिस है। सीआईएसएफ वाले इतने बदतमीज हैं, मैंने एक बार नहीं कई बार नहीं देखा। सर हम जिस तरह से हम बाहर गए, इनके कहने पे ही इन्होंने कहा गाड़ी को आप बाहर रोके। हम बाहर गए तो इनके ये हमसे ही बदतमीजी करने लगे। इनमें एक सीआईएसएफ वाला था, उसका नाम प्रताप सिंह है, वो मैं था, मान सिंह भाई, 3-4 लोग थे। हमें बंदूक दिखा रहा है। हमने कहा ठीक है तू बंदूक गोली की, मैं गोली मारूंगा तुम्हें। मैंने कहा हमारे पे मार ससाले, मैंने मुझे गोली मार। उसके कारण इसने अपनी जीप स्टार्ट करी और सीधे अंदर आ गया। तो ये बंदा जब हम अंदर आके यहाँ खड़े हो गए तो ये बंदा इन्हें दिखा, इन्होंने इस तरह से इस पे वार किया, डंडे तक तोड़ दिए इस पे, केवल इसलिए कि इसने ये बोल दिया कि हाँ भाई तूने ऐसा बोला कि हम गोली मार दूंगा। सर हमने कहा गोली मार दे, हम तो अपने हक के लिए लड़ेंगे यहाँ पे। हम तो उसमें भी लड़े थे, उत्तराखंड जब बना था हम तब भी लड़े थे अपने हक के लिए, हमने तब भी गोलियां खाई थी और हम आज भी गोली खाएंगे अपने हक के लिए। तो ड्राइवर हमें गाली दे रहा था, उसमें सवारी एक सीएसएफ वाले को लेके आई, वो 3-4 बंदे गाड़ी में बैठ के आए सीएसएफ वाले, उनमें से एक ने हमारे बदतमीजी की, गाली दी और हमें बोला कि गोली मार दूंगा। उसके बाद हम नीचे आए, गाड़ी उन्होंने छुड़वा दिया हमारे से, कोई बात नहीं, भेज दिया। यहाँ नीचे आके जब मैंने बोला भाई इसने बोला गोली मारने के लिए, 7-8 सीएसएफ वाले खड़े थे, उनमें से केवल एक के ऊपर उंगली उठी कि उसने बोली ये बात कि गोली मार दूंगा। गोली मारने का अधिकार है इनको हमारे ऊपर, तुझे पिटा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ गोली मार सकते हैं हम लोगों के? तो वहीं रामनगर वन विभाग के कालाडूंगी रेंज के पास एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और घटना की जानकारी मिलते ही कालाडूंगी वन क्षेत्राधिकारी खयाली राम आर्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कालाडूंगी रेंज के कई कर्मचारी रात भर मौके पर तैनात रहे। हाथी की मौत कैसे हुई अभी इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। तो रामनगर से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक हाथी की मौत का मामला सामने आया है और फिलहाल हाथी की मौत किन कारणों से हुई है अभी पता नहीं चल चुका है। तो वहीं हाथी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रामनगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हाथी की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और फिलहाल वन विभाग ये जानने में जुटा हुआ है कि हाथी की मौत जो है वो किन कारणों से हुई है। फिलहाल हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत हुई है और घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची है और इसके बाद आपको बता दें कि हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
तो रामनगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक हाथी की मौत हो गई है और जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और संदिग्ध परिस्थितियों में इस हाथी की मौत हुई है। और बता दें कि घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची है और उसके बाद हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वन विभाग की टीम ये जानने में जुटी हुई है कि आखिर हाथी की जो मौत हुई है वो आखिर किन कारणों से हुई है। फिलहाल ये बात जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगी। बॉरबीट कक्ष संख्या 4 देचौरी वन ब्लॉक में एक हाथी की मृत्यु हुई है और मृत्यु के कारणों का अभी कोई स्पष्ट वो नहीं है, जिसके लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आज डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे हमें और उसके बाद पीएम के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। तो वहीं पौड़ी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि पौड़ी के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया है और राजस्व निरीक्षक दीपक बेलवाल ने बताया कि नाबालिग के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार किया है। तो पौड़ी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपी ने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया है। मामला जैसे संज्ञान में आया, कल कार्रवाई की गई। 18 तारीख की घटना है और कल शाम को जो है जैसे ही हमारे पास प्रार्थी आए, उनके द्वारा जो है एप्लीकेशन दी गई और उसमें जो है उचित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी गई। किस तरह की शिकायतें दी गई हैं परिजनों द्वारा? तो ये पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय लोगों ने एक शराब कारोबारी पर ओवर रेट में शराब बेचने का आरोप लगा डाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल मांगे जाने पर उनको धमकाया जाता है और शराब कारोबारी प्रशासन से बेखौफ होकर मनमानी कर रहा है। तो पौड़ी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है और ओवर रेट में शराब बेचने का आरोप शराब कारोबारी पर लगाया गया है। तो वहीं अगर जो खरीदार हैं, जो ग्राहक हैं, वो बिल मांगते हैं तो उनको इस नाम पर धमकाया जाता है और प्रशासन से फिलहाल कार्रवाई की मांग की गई है। तो पौड़ी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि शराब विक्रेताओं की मनमानी से पौड़ीवासी परेशान नजर आ रहे हैं। ओवर रेट में शराब बेचने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जब इसको लेकर प्रशासन से शिकायत करने की बात कही गई तो उनको धमकाया गया, साथ ही जब उनसे बिल मांगा गया तो इस बात को लेकर भी वो ग्राहकों को धमकाते हुए नजर आए और आपको बता दें कि जिसके चलते प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि पौड़ी से खबर है, जहां पर शराब विक्रेताओं का आतंक देखने को मिला है और यहां पर खुलेआम ओवर रेट में शराब बेची जा रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल मांगे जाने पर उनको धमकाया जाता है। तो वहीं शराब कारोबारी प्रशासन से बेखौफ होकर मनमानी कर रहा है। ओवर रेट में शराब बेचने का आरोप जुड़ा गया है और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन से कार्रवाई की भी इस दौरान मांग की गई है। फालतू किस बात का दूं यार, सरकार ठेका है। कब दिया तुमको? मैं अभी श्रीनगर ठेके में आया था तो मैंने उनसे कुछ सामान लिया तो मेरे द्वारा उनसे जो है कार्ड के द्वारा स्वैप किया गया। ठीक है, तो मैंने उनसे बिल मांगा तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को बोल दिया कि आपको जिसको मर्जी बुलाना है हम बिल नहीं देंगे, जबकि मेरे द्वारा कार्ड द्वारा स्वैप किया गया। उसके बाद मैंने पुलिस वालों को बुलाया, उनसे मैंने जो है बिल मांगा तो उन्होंने जो बिल दिया मुझे वो फर्जी था।
मैंने उनसे कहा जीएसटी नंबर नहीं है, तो उन्होंने कहा आप फिर जिसको मर्जी फोन करो, बुलाओ, हम बिल नहीं देंगे, जो है यही है। हाँ तो किस बात का दूं यार, सरकार ठीक है। कब दिया तुमने, क्या गड़बड़ क्या? तो वहीं रामनगर में दाबका नदी के पास एक युवक सुंदर सैनी का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रामनगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि खेत में एक युवक का शव बरामद किया गया है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं है और फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और साथ ही आपको बता दें कि युवक का शव बरामद किया गया है और जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि युवक की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं थी। तो खेत से युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद आपको बताते हैं कि इलाके में सनसनी फैल गई है। और अगर बात की जाए तो यहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और परिजनों का फिलहाल यहां पर कहना है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जहां देश दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, तो वहीं पटाखों को लेकर हुई लड़ाई कब खूनी संघर्ष में बदल गई पता ही नहीं चला। बता दें कि रुद्रपुर में दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल के लिए टीम का गठन किया। आपको बता दें कि मृतक युवक दलजीत सिंह मेट्रोपोलिस कॉलोनी में अपने एक रिश्तेदार के यहां आया था और जहां पटाखे फोड़ने को लेकर दलजीत सिंह की पहले तो गुरवीर सिंह से कहासुनी हो गई और थोड़ी देर में मामला इतना बढ़ गया कि गुरवीर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। निकल सकती है। देर रात को एक सूचना आई, जहां पे गोली चलने की सूचना आई, तो जानकारी में आया है कि वहां पे पहले मेट्रोपोलिस मॉल के अंदर जो है, मेट्रोपोलिस जो कॉलोनी है उसके अंदर जो है दो पक्ष है। एक दलजीत सिंह है, 23 साल का लड़का है, वो और उसके दोस्त थे, और दूसरा है गुरमीत सिंह उर्फ गौरी, वो भी 28-29 साल का है, वो और उसके दोस्त के बीच में, दो पक्षों के बीच में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। वो आपस में सेटल भी हो गया, अपने आप से ठीक हो गया था सीधे। निकल सकती है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।